नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और आज भी एक रहस्य के रूप में जानी जाती है। ये कहानी है डीबी कूपर की, एक रहस्यमयी अपराधी जिसने एक विमान को हाईजैक किया, लाखों डॉलर की फिरौती ली और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। सोचिए, एक साधारण सा दिन, एक साधारण सा व्यक्ति, लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। 24 नवंबर 1971 पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर एक आदमी काले सूट और ब्रीफकेस के साथ चुपचाप आता है। उसकी इस साधारण सी यात्रा ने अमेरिका की सबसे बड़ी हाईजैकिंग की योजना को अंजाम दिया। कूपर ने न सिर्फ विमान को हाईजैक किया बल्कि एक तरीके से सुरक्षा बलों को भी चुनौती दी। अब सवाल यह है कि क्या कूपर ने वाकई अपनी धमकी को पूरा किया? क्या वो अपनी फिरौती के पैसे लेकर भाग निकला? और सबसे बड़ा सवाल ये कि वो गायब कहाँ हो गया? इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने अपनी चालाकी से पूरे देश को हैरान कर दिया और जानेंगे कि कैसे उसने एक आम उड़ान को अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना दिया। 24 नवंबर 1971 को एक अजीब घटना की शुरुआत हुई जब एक व्यक्ति पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचा। उसका नाम था डैन कूपर, लेकिन इस घटना के बाद वो डीबी कूपर के नाम से मशहूर हो गया। काले सूट और ब्रीफकेस के साथ उसने $20 में एक तरफा टिकट खरीदा जो पोर्टलैंड से सिएटल के लिए था। उस समय एयरपोर्ट की सुरक्षा इतनी ज़्यादा सख्त नहीं होती थी, जिससे कूपर को अपने ब्रीफकेस को विमान में ले जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बोइंग 727 फ्लाइट 305 कूपर प्लेन में चढ़ते ही अपनी सीट 18C पर गया। उसने एक बर्बन ड्रिंक और सोडा ऑर्डर किया। ये फ्लाइट मात्र 30 मिनट की थी। इसमें लगभग 36 यात्री सवार थे, लेकिन कूपर की योजना के कारण उनकी यात्रा खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। जैसे ही फ्लाइट ने एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस सैफनर को एक नोट दिया। जब उसने वह नोट पढ़ा तो उसमें लिखा था, आई हैव अ बॉम्ब। पहले तो अटेंडेंट ने सोचा कि ये एक मजाक है, लेकिन जब कूपर ने उसे अपने पास बिठाकर अपने ब्रीफकेस को थोड़ा सा खोला तो फ्लोरेंस ने देखा कि उसके पास सच में बम है और इससे वो घबरा गई। इसके बाद कूपर ने $2 लाख और 4 पैरासूट की मांग की। कूपर ने धमकी दी कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो विमान को बम से उड़ा देगा, लेकिन उसने साथ में ये भी कहा कि अगर उसकी मांगें मान ली जाती हैं तो वो सभी 36 यात्रियों को सुरक्षित छोड़ देगा। सैफनर कूपर की मांगों को लेकर तुरंत कॉकपिट में बैठे कैप्टन विलियम स्कॉट और को पायलट बिल रज़ाक के पास गई। पायलट ने तुरंत ही कूपर की सभी मांगों को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाया, जिससे ये खबर FBI और लोकल पुलिस तक तेजी से फैल गई। अब सभी को समझ आ चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। जब सैफनर यात्रियों के बीच में वापस गई तो उसने देखा कि डैन कूपर काले चश्मे के साथ पूरी तरह से आराम से अपनी सीट पर बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह बड़े आराम से अपनी बर्बन ड्रिंक पी रहा था और उसकी इस बेफिक्री ने ये सुनिश्चित कर दिया कि विमान में बैठे किसी भी यात्री को भनक तक नहीं लगी कि वे इस हाईजैकिंग का शिकार हो गए हैं। अब कूपर की योजना सिर्फ एक हाईजैकिंग तक सीमित नहीं रही, ये एक खेल बन गया जिसमें उसकी हर चाल की निगरानी रखी जा रही थी और उसकी मांगों पर विचार किया जा रहा था। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए FBI ने कूपर की सभी मांगों को मानने का फैसला किया। चालाकी से $2 लाख की राशि को $20 के नोटों के बंडल में बांधा गया ताकि बैग भारी हो सके और उन सभी नोटों के सीरियल नंबर को रिकॉर्ड किया गया, जिसकी मदद से कूपर को ट्रैक करना आसान हो जाए। फ्लाइट 305 ने 2:50 पर पोर्टलैंड से उड़ान भरी। कूपर की योजना के अनुसार विमान ने सिएटल एयरपोर्ट पर 5:39 पर लैंड किया। कुल मिलाकर कूपर की योजना के अनुसार फ्लाइट ने लगभग 2 घंटे 49 मिनट हवा में बिताए, जबकि ये फ्लाइट मात्र 30 मिनट की थी। सिएटल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद डीबी कूपर की सभी मांगें पूरी कर दी गई। उसे $2 लाख की फिरौती और 4 पैरासूट दिए गए। जब उसे ये सब चीज़ें मिल गई तब उसने विमान में सवार सभी 36 यात्रियों को सुरक्षित बाहर जाने दिया। ये कदम उसने शायद इसलिए उठाया ताकि यात्रियों को कोई नुकसान न हो और पुलिस या FBI उसे घेरने की कोशिश न करे। पैसेंजर्स के उतरने के बाद कूपर ने प्लेन के पायलट और बाकी क्रू मेंबर्स को प्लेन में रहने का आदेश दिया। इसमें पायलट कैप्टन विलियम स्कॉट, को पायलट बिल रज़ाक
फ्लाइट इंजीनियर हेरोल्ड ई एंडरसन और फ्लाइट अटेंडेंट टीना मैक्लो शामिल थी। कूपर की योजना अब भी जारी थी। उसने इन क्रू मेंबर्स को अपने प्लान के अगले स्टेप में मदद करने के लिए विमान में रखा। कूपर का उद्देश्य शायद ये था कि वो बाकी क्रू मेंबर्स के साथ मिलकर अपने प्लान को आगे बढ़ा सके। इसलिए उसने सिर्फ उन लोगों को विमान में रखा जो इस योजना में उसकी मदद कर सकते थे, जैसे कि पायलट, फ्लाइट इंजीनियर, ताकि वे विमान को उसकी इच्छित दिशा में उड़ा सकें। इसके बाद कूपर ने पायलट से विमान को मैक्सिको की ओर उड़ान भरने के लिए कहा, लेकिन ईंधन की कमी के कारण पायलट ने मैक्सिको की उड़ान को असंभव बताया और इसी कारण कूपर ने विमान को रेनो नेवाडा की दिशा में ले जाने का निर्देश दिया। कूपर ने कहा विमान को 10,000 फुट की ऊंचाई पर और लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ाया जाए। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट टीना मैक्लो से एयर स्टेयर के बारे में पूछताछ की और फिर उसे कॉकपिट पर बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाजा अंदर से बंद करने को कहा। लगभग 8 बजे के करीब एयर स्टेयर खुलने के कारण कॉकपिट में रेड लाइट जलने लगी। कूपर ने पैसे और पैरासूट लेकर विमान से कूदने का निर्णय लिया और अचानक हवा में कहीं गायब हो गया। इसके बाद रात 10:15 पर खुले एयर स्टेयर के साथ बोइंग 727 विमान रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है। पुलिस और FBI एजेंट्स तुरंत विमान को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चलता है कि डैन कूपर पहले ही भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की गहन छानबीन की जाती है। जांच के दौरान कूपर का टाई क्लिप और उसके मंगाए गए 4 पैरासूट में से 2 विमान के अंदर पाए जाते हैं। FBI के द्वारा कूपर को पकड़ने के लिए नॉर्डजैक नाम से एक विशेष खोज अभियान शुरू किया जाता है। उस घटना के दौरान फ्लाइट में मौजूद आई विटनेसेस के विवरण के आधार पर कूपर का स्केच तैयार किया जाता है। लैंड किए गए इलाके के कई किलोमीटर तक फैले जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खोज चलती है। FBI और पुलिस ने आसपास के घरों की भी छानबीन की, लेकिन कूपर और उसके पैरासूट का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ ही दिनों में डैन कूपर का नाम पूरी मीडिया में छा गया। लेकिन एक न्यूज़पेपर ने गलती से डैन कूपर का नाम DB कूपर लिख दिया। इस गलती ने एक नया मोड़ लिया क्योंकि लोगों को यह नया नाम अधिक पसंद आया। इस तरह एक न्यूज़पेपर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम DB कूपर के रूप में मशहूर हो गया और वो हर जगह इसी नाम से पहचाना जाने लगा। जांच के अगले कुछ महीनों में FBI ने DB कूपर की पहचान और उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए संदिग्धों से पूछताछ की और पैराग्लाइडिंग स्कूलों के रिकॉर्ड की जांच की, लेकिन अफसोस कूपर का कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला। हालांकि FBI को कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन कई सैकड़ों लोगों ने कूपर होने का दावा किया। कुछ लोगों ने मौत से पहले हाईजैकिंग का दोष स्वीकार किया, जबकि दूसरों ने कहा कि कूपर का वर्णन उनके परिवार या परिचितों से मेल खाता है। FBI ने कूपर की तलाश के दौरान कई संदिग्धों की जांच की। इनमें से एक संदिग्ध था रिचर्ड मैककॉय, जो वियतनाम युद्ध का अनुभवी सैनिक था। अप्रैल 1972 में उसने इसी तरीके से एक प्लेन को हाईजैक किया, लेकिन उसने बम के बजाय पिस्टल और ग्रेनेड का इस्तेमाल किया और $5 लाख की मांग की। लेकिन इस घटना के बाद 2 दिन में ही उसकी गिरफ्तारी हो गई। हालांकि FBI कूपर के साथ उसके संबंध साबित नहीं कर सकी, क्योंकि मैकॉय 24 नवंबर 1971 में लास वेगस में था, जो कि कूपर की घटनास्थल से लगभग 1500 किलोमीटर दूर था। DB कूपर के मामले की जांच कई वर्षों तक चलती रही, लेकिन FBI को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल का एक बच्चा ब्रायन इंग्राम अपने परिवार के साथ कोलंबिया नदी के किनारे लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। खेल खेल में उसने रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों के 3 बंडल खोजे। रेत के नीचे वर्षों से दबे रहने के कारण नोट काफी खराब हो चुके थे, लेकिन बीच के कुछ नोट अभी भी सुरक्षित थे। अधिकारियों ने जब इन नोटों के सीरियल नंबर को चेक किया तो वे पहचान गए कि ये वही नोट थे जो उस रात कूपर को फिरौती के रूप में दिए गए थे। इस खोज ने कूपर के केस को फिर से एक्टिव कर दिया और लोगों के बीच कई विवाद खड़े हो गए। कुछ का मानना था कि कूपर ने फिरौती में मांगे इन नोटों का इस्तेमाल कभी नहीं किया और उन्हें यहाँ छिपा कर रख दिया। वहीं कुछ का कहना था कि पैराग्लाइडिंग के दौरान कूपर के बैग से कुछ बंडल गिर गए होंगे और वे यहाँ आ पहुँचे होंगे। इस घटना से कूपर के बारे में कई कहानियाँ और थ्योरीज सामने आई, लेकिन फिर भी कूपर का कुछ पता नहीं चला। हालांकि DB कूपर की हाईजैकिंग के बाद यह पहला ठोस सबूत था, लेकिन ये भी उसके भागने के रहस्य और पहचान को उजागर नहीं कर सका।
डीबी कूपर के मामले की जांच कई वर्षों तक चलती रही, लेकिन एफबीआई को कोई ठोस सबूत नहीं मिला और आखिर 2016 में एफबीआई ने इस केस को बंद कर दिया। लेकिन डीबी कूपर की कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है।